हेलो, मैं रामेश्वर गोदारा, बायोलॉजी लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा आज सामान्य विज्ञान के एक बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ उपस्थित हूँ, रक्त समूह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लड ग्रुप, एबी और रक्त समूह। मनुष्य में मुख्य रूप से एबी और रक्त समूह पाया जाता है। जिस रक्त समूह की खोज है वो लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। उस समय देखा गया कि कुछ व्यक्तियों का रक्त जब किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता था तो कुछ की तो मृत्यु हो जाती थी और कुछ की मृत्यु नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसमें कोई ना कोई कारण है, रक्त में भी फेर पाया जाता है या इनमें कोई फर्क है, कुछ न कुछ मौजूद है इनमें कारक जो इसके लिए जिम्मेदार है। बाद में पता चला कि लाल रक्त कणिकाओं के सतह के ऊपर एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीजन कहा जाता है। वो एंटीजन और प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, इन्हीं की आपस में अन्योन्य क्रिया के कारण जब रक्त का समूहन हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसी रक्त समूह के बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो एबी और रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज कब की थी? 1900 ईस्वी में। समूहन क्या है? अभी हमने कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा में पाई जाती है, एंटीबॉडी रक्त सीरम में, और लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाई जाती है प्रतिजन यानी एंटीजन। इंग्लिश में एंटीजन, हिंदी में प्रतिजन। तो एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी आपस में क्रिया करती है और उस प्रतिक्रिया के कारण रक्ताणु यानी आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, वो परस्पर आपस में चिपकना शुरू हो जाती है और चिपका के गुच्छे बना लेती है। और इस तरह से गुच्छे बनने के कारण रक्त प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इस तरह से ये गुच्छे बनाने की जो क्रिया हो रही है, इसी प्रतिक्रिया को समूहन कहा जाता है। अब ये रक्त का समूहन कब होगा? जब आरबीसी पर प्रतिजन ए है मान लीजिए और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी ए मिल जाए तो प्रतिक्रिया होगी। तो स्वयं के व्यक्ति के रक्त में यदि प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी ए नहीं पाई जाती है, विपरीत पाई जाती है ताकि उनके मध्य क्रिया ना हो। तो ये जो समूहन की क्रिया है वो रक्तदान के समय ही मुख्यतः सामने आती है। रक्त का जब आधान यानी रक्त चढ़ाया जाता है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तो उस समय यह समूहन की क्रिया होने की संभावना होती है। तो कब कब किस किस को यह हो सकती है या किसका रक्त किसको देंगे तो होगी, किसका देंगे तो नहीं होगी, इसी के बारे में अपन इसमें सारणी में आगे पढ़ेंगे। अब जो रक्त की कणिकाओं पर एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा में जो सीरम पाया जाता है, इनकी भिन्नता के आधार पर ही मनुष्य के रक्त समूह को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, और इन्हीं को सामूहिक रूप से कहा जाता है ए बी और रक्त समूह। तो इसमें अपन देखते हैं सारणी में रक्त समूह, चारों रक्त समूह आ गए आपके, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अब ए रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? एंटीजन। तो ए रक्त समूह में प्रतिजन होगा ए, जो रक्त समूह है उसी का प्रतिजन। ए रक्त समूह में ए प्रतिजन होगा, बी रक्त समूह में बी प्रतिजन होगा और ए बी रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन भी होगा और बी प्रतिजन दोनों ही पाए जाते हैं। और ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। ओ ग्रुप का रक्त है तो उसकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो अब ए रक्त समूह की जो व्यक्ति है उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? क्योंकि ए रक्त समूह में ए प्रतिजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि ए एंटीबॉडी होगी तो ए प्रतिजन से क्रिया हो जाएगा। ये विशेष होते हैं, ए प्रतिजन और ए एंटीबॉडी आपस में क्रिया करती है तो यहां पर क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ए रक्त समूह के व्यक्ति में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाई जाती है बी। एंटीबॉडी को या तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे या एंटी शब्द लगा करके बी लिखेंगे, यानी बी प्रतिजन के, एंटी यानी विरोध या प्रति, बी प्रतिजन के विरुद्ध काम करती है यह प्रतिरक्षी
ए के प्रति नहीं बल्कि किसके प्रति करेगी, बी के, इसलिए इसे स्मॉल बी लिखो या एंटी बी। इसी तरह से बी रक्त समूह में प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी बी के विपरीत वाली, क्योंकि बी वाली होगी तो क्रिया हो जाएगी, इसलिए विपरीत समूह वाली होती है और वो होती है ए एंटीबॉडी या एंटी ए। और ए बी में क्योंकि ए व बी दोनों एंटीजन है और उसके व्यक्ति के रक्त में यदि कोई एंटीबॉडी होगी तो वो इन प्रतिजन से क्रिया कर लेगी और रक्त का संवहन हो जाएगा, इसलिए ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी एब्सेंट होगी ए बी रक्त समूह में। और ओ रक्त समूह में क्योंकि कोई प्रतिजन नहीं था तो अब उसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है, ए भी होगी और बी भी होगी, क्योंकि उसमें कोई प्रतिजन तो है नहीं तो उससे कोई क्रिया नहीं होगी, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें दोनों ही पाई जाती है। तो ये तो अपन एंटीजन और एंटीबॉडी की है कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी उसके विपरीत यानी बी होगी। बी रक्त समूह वाले में एंटीजन तो भी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगी और ए बी वाले में दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि यदि कोई सी भी एंटीबॉडी होगी तो इनमें से चाहे ए एंटीबॉडी होगी तो ए प्रतिजन से क्रिया कर लेगी, बी एंटीबॉडी होगी तो बी प्रतिजन से क्रिया कर लेगी और समूहन हो जाएगा रक्त का, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया होने की संभावना नहीं है। अब ए वाले को रक्त कौन कौन दे सकता है, याद रखिए सभी समूह अपने ही समूह का, सेम कैटेगरी वाले समूह का तो रक्त ले ही सकते हैं, इसके अलावा और कौन दे सकता है तो ये निर्भर करता है एंटीजन और एंटीबॉडी की अनुक्रिया पर। यहां पर रक्त देने वाले की एंटीजन और रक्त लेने वाले की एंटीबॉडी मुख्य भूमिका निभाएगी। ग्राही की एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से क्रिया कर सकती है, तो उसके आधार पर रक्त का दान किया जाता है। तो देखिए और रक्त समूह के पास में एंटीजन कोई सा ही नहीं है, देने वाले की कौन होगी क्रिया करने में, एंटीजन, और लेने वाला जो है ग्राही है, आदाता जो है, उसके रक्त की जो एंटीबॉडी है वो मुख्य भूमिका निभाती है। तो ए वाले को ए वाला दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि ए वाले में ए ही एंटीजन होता है और एंटीबॉडी उसमें होती है बी, तो ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी के बीच में कोई अनुक्रिया नहीं होती है, तो आराम से ए वाले को रक्त दान कर सकता है, रक्त दे सकता है, यानी ए वाला ए समूह से, सेम कैटेगरी के समूह से रक्त ले सकता है। ओ वाला भी दे सकता है ए को, क्यों, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ए वाले में भले भी एंटीबॉडी है लेकिन एंटीबॉडी से क्रिया कौन करेगा, एंटीजन तो है ही नहीं ओ में, तो इसलिए और रक्त समूह भी ए को रक्त दान कर सकता है। बी वाले के देखते हैं, तो बी वाले में क्योंकि एंटीजन तो बी है, एंटीबॉडी ए होती है, तो ए एंटीबॉडी वाला क्रिया कैसे करेगा, ए एंटीजन से करेगा, तो ए एंटीजन से करेगा, ए एंटीजन वाला तो है ए रक्त समूह और ए बी, तो ए बी और ए का तो रक्त बी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन वाला रक्त आएगा तो इस एंटीजन से ये एंटीबॉडी जो है वो क्रिया कर लेगी और समूहन हो जाएगा, इसलिए बी रक्त समूह को ए का और ए बी का तो रक्त नहीं दिया जा सकता, तो फिर किसका दिया जा सकता है, बी का खुद का दे सकते हैं, क्योंकि बी खुद के अंदर अपने एंटीबॉडी ए पाई जाती है, जबकि उससे क्रिया होगी जब एंटीबॉडी बी आएगी, तब बी एंटीजन ए एंटीजन वाला आएगा तो क्रिया होगी, बी एंटीजन वाला आता तो कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी इसमें ए है। और इसके अलावा और रक्त समूह वाला दे सकता है, क्योंकि रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो भले ही इसमें ए एंटीबॉडी मौजूद है बी वाले में, ग्राही में, लेकिन उससे क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया होने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम मिलने जरूरी है, तभी क्रिया होगी। तो बी को भी स्वयं के समूह वाला बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ए और ए बी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ए वाले में ए प्रतिजन है, वो ए एंटीबॉडी से क्रिया कर लेगा, बी के रक्त समूह में ए एंटीबॉडी है
और ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से क्रिया करेगा तो समूहन हो जाएगा, इसलिए ए वाला नहीं दे सकता। दूसरा ए बी वाला नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ए बी वाले में एक प्रतिजन तो ए है, वो ए प्रतिजन ही सही क्रिया कर लेगी ए एंटीबॉडी से, तो इसलिए ए बी वाला भी रक्त बी को नहीं दे सकता। इसी तरह से ए बी रक्त समूह में ए व बी दोनों एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है, इसलिए इसको कोई सा भी रक्त दे दो, देने वाले रक्त में जो एंटीजन होगी उससे क्रिया करने के लिए इसके पास एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए ये सब का रक्त ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। इसलिए ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही, सबका इसको हजम हो जाता है, ये सबका दान ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। सभी रक्त समूह का रक्त इनको चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्वयं की कोई एंटीबॉडी नहीं होती। यहां पर ग्राही की एंटीबॉडी और दाता की एंटीजन के मध्य क्रिया होती है समूहन के समय, इसलिए यहां पर एंटीबॉडी है नहीं तो क्रिया भी नहीं होगी, चाहे किसी भी रक्त समूह का दे दें, चाहे ए एंटीजन वाला दे, चाहे बी वाला दे, चाहे ए बी वाला या बिना एंटीजन वाला किसी का भी दे दे, यहां पर एंटीबॉडी है नहीं ए बी में तो क्रिया ही नहीं होगी। अब देखते हैं चौथा समूह और रक्त समूह। और रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों है। अब इसमें ए एंटीजन वाला यानी ए रक्त समूह देंगे तो इस ए एंटीबॉडी से क्रिया हो जाएगी, बी रक्त समूह वाला यानी बी एंटीजन वाला रक्त देंगे तो बी एंटीबॉडी से क्रिया हो जाएगी, ए बी वाला देंगे तो ए और बी दोनों एंटीजन ए बी वाले में आएगी दाता में, और ग्राही वाले में दोनों प्रतिरक्षी मौजूद है एंटीबॉडी, तो इनसे क्रिया हो जाएगी और रक्त का समूहन हो जाएगा। इसलिए ओ को ना तो ए का रक्त दिया जा सकता है, ना ही बी का और ना ही ए बी का, इसे केवल और केवल अपने ही समूह का दिया जा सकता है, क्योंकि अपने वाले समूह में कोई प्रतिजन नहीं है तो उसकी क्रिया किसी एंटीबॉडी से नहीं होगी, इसलिए आराम से ओ को ओ का ही दे सकते हैं, बाकी का नहीं। अब इसमें आप देखिए सारणी में ओ को खुद को तो केवल वही दे सकता, दूसरा नहीं, लेकिन ओ वाला ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, सभी को दे रहा है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है, देने वाला। इसमें देने की प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है। ये समूह वाले व्यक्ति समस्त व्यक्तियों के को रक्तदान कर सकते हैं। आगे अपन थोड़ा सा एक पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो RH कारक पर आधारित है, तो उनमें जरूर थोड़ा बहुत फेर आएगा कि ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को बार बार रक्त नहीं दे सकता है, या जितने भी नेगेटिव वाले होंगे उनको वो रक्त बार बार नहीं दे पाएगा, केवल एक बार प्रथम बार आवश्यकता होने पर तो जरूर दे सकता है, लेकिन बार बार नहीं, तो वो अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये चार समूह, इन चार समूह में अपन ने सिंपल सी चीजें देखी कि किस व्यक्ति को, रक्त समूह वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त दिया जा सकता है। अब जिसका रक्त नहीं दिया जा सकता उसका रक्त आते ही उसका समूहन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ए वाले को बी वाला देते ही, क्योंकि बी वाले में बी प्रतिजन है, जुई बी वाला रक्त चढ़ाएंगे ए वाले को तो जुई ये प्रतिजन जाएगा आगे से, ऑलरेडी बहुतायत रूप में बी एंटीबॉडी मौजूद है उस व्यक्ति के रक्त में, तो ये बी प्रतिजन जाते ही अपने दुश्मन से मिल जाएगा और लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, फाइटिंग, और रक्त का समूहन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बी वाला रक्त ए को नहीं चढ़ाया जा सकता। एक अपन पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये तो RH कारक के बाद में अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से। अब देखते हैं RH कारक क्या होता है। तो शुरू में जब ए और बी प्रतिजन देखा गया कि ए प्रतिजन मौजूद है लाल रक्त कणिकाओं पर, या बी प्रतिजन है, या दोनों ही प्रतिजन है, या कोई सा ही नहीं, उस आधार पर ए बी और ओ यानी ए बी और रक्त समूह बना दिए गए। लेकिन बाद में देखा गया, एक बार लैंड स्किनर और वीनर है वो रिसस मकाका नामक बंदर पर कार्य कर रहे थे, उस बंदर का रक्त है वो एक गिनीपिग नामक सुअर में चढ़ाया गया, तो देखा गया कि उस सुअर में कुछ प्रतिरक्षी बन गए हैं जो अब समस्त रिसस बंदरों के रक्त का समूहन कर सकते हैं, उसका लयन कर सकते हैं।
तो उन्होंने बाद में देखा कि उस गिनी पिग जिसमें रीसस बंदर का रक्त चढ़ाया गया था, उस रक्त समूह के साथ में मानव के भी अलग अलग रक्त समूह का मैच करा करके प्रयोगशाला में जब काम किया तो देखा कि कुछ में समूहन हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा था। तो इस आधार पर देखा कि भाई कि मानव में भी एक कारक पाया जाता। तो ये रीसस मकाका नामक बंदर के आधार पर ही इसका नाम RH फैक्टर रखा गया था या रीसस फैक्टर था। तो ये RH कारक इसे कहा जाता है। रीसस के आधार पर रीसस बंदर में इसकी खोज हुई थी। बाद में देखा गया कि मानव में भी ऐसा पाया जाता है। कुछ में तो समूहन हो रहा था, कुछ में नहीं हो रहा था, तो उसके आधार पर देखा कि भाई उसमें भी ये कारक पाया जाता है। तो जिन व्यक्तियों में ये RH कारक पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव या रक्त समूह के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया जाता है, जैसे O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। नेगेटिव जब आता है इसका मतलब उसमें RH कारक एब्सेंट है, ये कारक उनमें नहीं पाया जाता है। तो ये भी एंटीजन है। RH भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है और ये लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ही पाया जाता है, जैसे A और B एंटीजन पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। तो वैसे ही तो अब इस RH पर भी मुख्य रूप से देखा गया, ये बात याद रखने लायक है कि देखिए यहां पर तो प्लाज्मा में ऑलरेडी पहले से ही प्रतिरक्षियां पाई जाती रक्त में, लेकिन RH कारक के जो RH प्रतिजन है उसके विरुद्ध रक्त के अंदर प्लाज्मा में कोई भी नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। ये प्रतिरक्षियां जब RH नेगेटिव व्यक्ति का रक्त RH पॉजिटिव से उद्भासित होता है, प्रेरित होता है, तभी वो प्रतिरक्षी बनना शुरू होती है। पहले से प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। तो अब इसका असर कहां पर होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला उद्भासन का? तो देखा गया है कि एक दंपति है जिसमें महिला RH नेगेटिव है और वो उस गर्भ धारण करती है और वो गर्भ में बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है। ये बच्चे में RH कारक कहां से आया? उसके पिता से, क्योंकि RH कारक प्रभावी होता है तो वो किसी एक जनक में यदि मौजूद है तो वो संतान में आ जाएगा। लेकिन महिला तो स्वयं RH नेगेटिव थी, तो उसके शिशु का रक्त समूह में RH कारक कहां से आया? पिता से आया और वो RH पॉजिटिव वाला गर्भ धारण करके बैठी है। तो इस महिला में जब प्रसव की क्रिया होती है उस समय तक में ये RH पॉजिटिव वाला रक्त कणिकाएं कुछ हद तक माता के शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि पेट में है बच्चा तो वहां पर माता के शरीर में ये प्रवेश करके माता के शरीर को उद्भासित कर देगी, वहां के रक्त को उद्भासित कर देगी RH प्रतिरक्षी बनाने के लिए। RH प्रतिजन के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बनती है उसे RH प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो इसके विरुद्ध एक प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाएगी। वो प्रतिरक्षी शुरू में कम बनती है तो वो उस बालक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। पहली जो संतान होती है तो पहली संतान तो सामान्य हो जाती है, लेकिन उस महिला में अब RH प्रतिरक्षी बनना शुरू हो गया है। अब वही महिला यदि दूसरा गर्भ धारण करती है और वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो अब यहां से महिला से ये जो प्रतिरक्षियां बनी थी वो प्लेसेंटा द्वारा, अपरा द्वारा भ्रूण में चली जाएगी और उस भ्रूण में वो प्रतिजन से RH प्रतिजन जो है उससे क्रिया करना शुरू कर देगी और उससे क्रिया करके लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट होने से उस भ्रूण की भ्रूणावस्था में या तो मृत्यु हो जाएगी या वो भ्रूण समय पूर्व जन्म तो ले लेगा, लेकिन जन्म के बाद में कुछ समय बाद में मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा यदि दूसरा शिशु भी सामान्य चाहिए होता है और पता लग जाता है कि महिला RH नेगेटिव है और उसके गर्भ में पहला बच्चा RH पॉजिटिव का है, तो उस महिला का पहला प्रसव होते ही उसे RH प्रतिरक्षी के विरुद्ध, RH प्रतिरक्षी जो बनी है उसके विरुद्ध के मतलब है प्रति RH प्रतिरक्षी का एक टीका लगता है। वो टीका पहले प्रसव के 24 घंटे के अंदर यदि लगा दिया जाता है तो महिला में जो RH प्रतिजन गया था उस RH प्रतिजन के कारण से
जो प्रतिरक्षी बनना शुरू होगी उससे पहले इस RH प्रतिजन से ये प्रति RH प्रतिरक्षी जो है वो क्रिया करके उस प्रतिजन को नष्ट कर देगी और उस महिला में प्रतिरक्षी का निर्माण होना बंद हो जाएगा, तो दूसरा शिशु भी सामान्य हो सकता है। इस क्रिया के कारण से मान लीजिए कि आपने 24 घंटे में टीका नहीं लगाया है और इसमें वो प्रतिरक्षी बनना शुरू हो गया महिला में और वो प्रतिरक्षी अपरा द्वारा भ्रूण में जाकर के भ्रूण की मृत्यु करना या उसकी रक्त कणिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है, तो ऐसी स्थिति को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का नष्ट होना इस RH प्रतिरक्षी के कारण। और इसको नष्ट करने के लिए सिंपल सा कौन सा टीका लगाया जाता है? पहले प्रसव के 24 घंटे के अंदर अंदर महिला को लगाया जाएगा, क्योंकि महिला में बन रही है वो प्रतिरक्षी, तो उन प्रतिरक्षी को नष्ट करने के लिए RH प्रतिरक्षी के विरुद्ध प्रति लगा दिया तो एंटी RH प्रतिरक्षी का टीका लग जाता है और वो टीका उस RH प्रतिजन से क्रिया करेगा, उस प्रतिरक्षी जो बनी है उनसे क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देगा ताकि आगे वो क्रिया भ्रूण में जाकर के उसे नष्ट ना कर सके। तो ये था अपना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग जो बच्चे में होता है वो तभी होगा जब RH नेगेटिव महिला RH पॉजिटिव गर्भ धारण कर लेती है, तो उसकी प्रथम शिशु तो सामान्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि RH महिला के अंदर पहले से RH प्रतिजन के प्रति कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, लेकिन जब RH प्रतिजन उसमें प्रवेश करेगा तो उसमें प्रतिरक्षी बनना शुरू होगी, लेकिन उनकी मात्रा कम होने के कारण प्रथम शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन दूसरे शिशु को नुकसान होता है। दूसरा शिशु भ्रूणावस्था में भी नष्ट हो सकता है या जन्म के कुछ समय बाद में भी नष्ट हो सकता है। सर्वदाता रक्त समूह O हो गया, सर्वग्राही AB हो गया। क्यों हुआ आपको अभी अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। अब एक RH कारक के बारे में मुख्यतः फैक्टर कुछ। भारत में 93% लोगों का रक्त है वो RH पॉजिटिव होता है। जिनका भी RH पॉजिटिव होता है उनके रक्त समूह पर प्लस ऐसे लगा हुआ होता है, रक्त समूह पर प्लस लगा होता है। तो आपने दो प्रकार के रक्त समूह हो गए, A+ A नेगेटिव, B+ B नेगेटिव। ये RH कारक क्या रहा है? AB+ AB नेगेटिव और O+ और O नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इस तरह से टोटल 4 की जगह अब आपने RH कारक के आधार पर 8 रक्त समूह हो जाते हैं, लेकिन 93% लोग हैं वो भारत में RH पॉजिटिव वाले होते हैं और 7% लोग ही है जिनमें RH नेगेटिव कारक पाया जाता है, यानी RH कारक नहीं पाया जाता है। अब कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति घायल हो गया है और उसे पहली बार रक्त दिया जा रहा है, किस समूह का रक्त दिया जाना उचित होगा? तो याद रखिएगा, अपन ये तो जानते हैं कि बिना परीक्षण के यदि रक्त देना है उसका तो उसे और रक्त समूह दे दो, क्योंकि और रक्त समूह सभी में चढ़ जाता है। उस घायल व्यक्ति के रक्त समूह की पहचान किए बगैर ही अपन देना चाहें, क्योंकि बाकी में तो समूह होने के चांसेज है, लेकिन O वाला सभी में चढ़ जाता है तो O का दे सकते हैं। लेकिन O में से भी कौन सा सर्वश्रेष्ठ रहेगा? क्योंकि O पॉजिटिव दे दिया और घायल व्यक्ति यदि नेगेटिव वाला यानी उसमें RH प्रतिरक्षण नहीं है तो उसमें प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि O पॉजिटिव वाले का रक्त नेगेटिव वाले में जाते ही उसमें प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाता है, तो वो प्रतिरक्षी उसमें नुकसान पहुंचाएगा। तो अक्सर बिना देखे बंदे को यदि रक्त देना है तो मुख्यतः नेगेटिव रक्त ही चूज किया जाता है और वो भी O नेगेटिव। तो मुख्यतः याद रखिएगा, जब बिना परीक्षण के ही किसी व्यक्ति को घायल व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है, समय नहीं है उपलब्ध है, तो उस समय किस समूह का रक्त दिया जाना चाहिए? तो O नेगेटिव दिया जाना चाहिए। पहली बार यदि किसी को दे देंगे अपन पॉजिटिव वाला भी O पॉजिटिव वाला तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाएंगी जो कम मात्रा में होगी, लेकिन अगली बार जब देंगे तो उसमें अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अब कई बार होता है कि ये प्रतिरक्षी है वो ग्राही वाली ही प्रतिजन दाता के रक्त से क्यों क्रिया करती है, देने वाले व्यक्ति के रक्त में भी तो प्रतिरक्षी होती है, वो प्रतिरक्षी लेने वाले व्यक्ति के प्रतिजन से भी तो क्रिया कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बशर्ते रक्त एकदम चढ़ा दिया जाए।
धीरे धीरे रक्त चढ़ाया जाता है, रक्त का संचरण धीमी गति से किया जाता है, तो वहां पर दाता के रक्त में जो प्रतिरक्षी पाई जाती है वो प्रतिरक्षी बहुत ही विरल मात्रा में हो जाती है, बहुत ही कम मात्रा में हो जाती है, सांद्रता उसकी वो डिफ्यूज होती जाती है, आगे आगे चली जाती है, पूरे रक्त में फैल जाती है। क्योंकि चढ़ाने वाला रक्त है वो ज्यादा नहीं होता है, लिमिटेड मात्रा में होता है, तो वो पूरे व्यक्ति के रक्त में, ग्राही के व्यक्ति के रक्त में फैल जाता है। तो एक जगह पर समूहन की क्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि एंटीबॉडी विरल हो जाती है वहां पर। यदि अपन संचरण तेजी से कर देते हैं तो बहुत सारी एंटीबॉडी एक साथ ही पहुंच जाएगी, तो ग्राही की प्रतिजन से क्रिया हो सकती है। इसीलिए रक्त का संचरण है वो धीमी गति से किया जाता है ताकि एंटीबॉडी और ग्राही के एंटीजन से क्रिया नहीं हो। केवल रक्त का समूहन है वो मुख्य रूप से ग्राही की तो एंटीबॉडी और दाता के एंटीजन के मध्य होती है, होने को उल्टी भी होती है, लेकिन उस समय एंटीबॉडी जो है दाता की वो बहुत विरल मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए एक जगह पर समूहन की क्रिया नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों।